हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी वेलकम टू द हाइट्स गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इंटरेस्टिंग भी है। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कॉपी पेन उठाना है, अपना नोट डाउन करना स्टार्ट करना है। हेडिंग डाल लीजिए विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अब तक हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाली तमाम डायनेस्टीज को पढ़कर खत्म किया है। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों स्टोरी कुछ ऐसी है कि दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है, ठीक है, किस वंश का शासन? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का। इस समय तुगलक वंश के शासक काफी शक्तिशाली हुआ करते थे और इन्होंने लगभग दक्षिण भारत के मैक्सिमम भूभागों को विजित कर लिया था। ठीक है, दक्षिण भारत में लगभग संपूर्ण क्षेत्रों को विजित कर लिया था और यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। अब दोस्तों दिल्ली इनकी राजधानी थी। अब यहाँ से दक्षिण भारत के क्षेत्रों को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अपनी स्थिति को, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए थे दक्षिण भारत के क्षेत्र में। कौन कौन से काम किए थे? फर्स्ट काम तो ये किया था, अब यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, तो जैसा मैं बोल रही हूँ उन्हें आप लिखेंगे, नोट्स में लिखते जाएंगे ये सारी चीजों को, ठीक है, ताकि स्टोरी आपको समझ में आए। विजित क्षेत्रों को, दक्षिण भारत के विजित क्षेत्रों को प्रांतों में तब्दील किया, प्रांतों में परिवर्तित किया। पहला काम तो ये किया, प्रांतों में परिवर्तित किया और अपने अधीनस्थ सामंतों को यहाँ पर शासन करने के लिए, इन भूभागों पर शासन करने के लिए भेज दिया, ताकि वो यहाँ पर सुचारू रूप से अपनी सत्ता स्थापित कर सके। ये रीजन था इनका, सत्ता का सुदृढ़ीकरण ये कर रहे थे यहाँ पे। दूसरा क्या काम किया? दूसरा काफी महत्वपूर्ण चेंजेस किया। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली, जो कि अब तक क्या थी, दिल्ली थी, उसे बदलकर दौलताबाद कर दिया। ये महत्वपूर्ण चेंज किया था। हमने जब तुगलक वंश पढ़ा था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था, तो ये चीज हमने पढ़ी थी, आप लोगों को पता हुआ यदि लेक्चर देखा होगा। तो दिल्ली से राजधानी कहाँ पे ले गए? ये दौलताबाद में ले गए। दौलताबाद ये कहाँ पर स्थित था? तो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो यहां पर लेकर आ गए थे ये अपनी राजधानी को। ये दो इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए। क्या क्या किया? एक तो दक्षिण भारत के विजित जो भूभाग थे उन्हें प्रांतों में तब्दील किया और अपने अधीनस्थ सामंतों को वहां पर शासन करने के लिए भेज दिया। दूसरा परिवर्तन राजधानी का परिवर्तन था। इन्होंने राजधानी दिल्ली से हटाकर महाराष्ट्र का एक भूभाग है दौलताबाद, वहां पर कर दी। लेकिन दोस्तों ये जो जितनी भी उन्होंने कार्य किए अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए, ये सारे असफल सिद्ध हुए। क्यों असफल सिद्ध हुए? क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, यहाँ पे विद्रोह होने लगे और इनका विरोध होने लगा, पुरजोर विरोध हुआ और ये काम सक्सेस नहीं हुए। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी दौलताबाद से वापस दिल्ली बनाना पड़ी थी, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी तुगलक वंश की, और फिर दौलताबाद से दिल्ली बनाई। दौलताबाद राजधानी बनाने का मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि यदि राजधानी इस वाले क्षेत्र में बन जाएगी तो यहाँ से उत्तर भारत के साम्राज्य को भी संभाला जा सकता है और दक्षिण भारत के क्षेत्र को भी संभाला जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें क्या हुई? असफल सिद्ध हुई, अनसक्सेसफुल सिद्ध हुई थी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। और इसी विद्रोह के, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में इसी विद्रोह के क्रम में दो नवीन साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई। दो नवीन साम्राज्य दक्षिण भारत में अस्तित्व में आए। कौन कौन से साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये अस्तित्व में आए थे दोनों साम्राज्य। ये रीजन पता होना काफी जरूरी था। आइए आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया कि अस्तित्व में आ गए इस तरह से विद्रोह के क्रम में। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो पुनः अपनी राजधानी दिल्ली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शासन किसका स्थापित हो जाता है? दो साम्राज्यों का शासन स्थापित होता है। एक तो है विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य।
अब ये दोनों साम्राज्य अपने स्थायित्व को यहाँ पे स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, कई कार्य करवाते हैं और आपस में संघर्ष भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक जंगल में दो शेर तो नहीं रह सकता ना, एक ही शेर रहेगा। इसीलिए अब जब दक्षिण भारत में दो साम्राज्य अस्तित्व में आ जाते हैं एक साथ, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, तो ये अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या अपना स्थायित्व करने के लिए प्रजा के लिए भी बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं, लेकिन आपस में इनका संघर्ष भी चलता रहता है। तो संघर्ष का कारण जान लीजिए, उसे नोट डाउन करेंगे। अब तक की स्टोरी को लिख लिया होगा आपने कि किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आता है, यहाँ पे अपनी सत्ता का सुदृढ़ीकरण करना चाहता है, लेकिन विद्रोह के क्रम में यहाँ पे दो नए साम्राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। एक तो है बहमनी साम्राज्य, दूसरा है विजयनगर साम्राज्य। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो वापस राजधानी अपनी दिल्ली कर दी उसने और वहां चला गया। अब ये दोनों साम्राज्य यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्र में अस्तित्व में आ गए हैं, तो ये अपने स्थायित्व के लिए क्या करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही संघर्ष करते हैं। संघर्ष के दो मुख्य कारण थे, एक तो था सांप्रदायिक कारण, और एक था दो आप क्षेत्र। ये दो मुख्य रीजन थे इनके मध्य संघर्ष के, ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष का कारण क्या था, एक सांप्रदायिक कारण था, एक दो आप क्षेत्र वाला भूभाग। आइए समझते हैं। अभी ने पहले समझते हैं सांप्रदायिक कारण क्या था। बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे वे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्या थे, मुस्लिम वर्ग के थे बहमनी साम्राज्य के शासक, और ये विजयनगर हिंदू, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू जो शासक थे वो पहले ही गुस्से में थे, काफी आक्रोशित थे। क्यों? क्योंकि एक समय था जब संपूर्ण भारत में हिंदू शासन चलता था, अब मुस्लिम शासन आ गया था यहाँ पे, इसीलिए आक्रोशित तो थे ही ये। साथ ही साथ मुस्लिम वर्ग के जो शासक थे वे हिंदू शासकों को पसंद नहीं करते थे, तो इनमें संघर्ष चलता रहता था, इनकी जमती नहीं थी, ठीक है। ये सांप्रदायिक कारण था। दूसरा मेन रीजन था दो आप क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पहले तो दो आब, इस वर्ड को समझते हैं। दो आब का अर्थ क्या होता है? दो आब, इसको तोड़ देते हैं, विच्छेद कर देते हैं, 2 प्लस आब। 2 मतलब ये संख्या से है, 2 2 है ना, प्लस आब। आब का अर्थ होता है पानी, वाटर, ठीक है, पानी। तो वह भूभाग जो दो ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है, मध्य में ये भूभाग है, इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, बीच में भूभाग है। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र कहलाएगा आपका दो आप क्षेत्र। सपोज ये एक भूभाग है, इसके उत्तर में मतलब इस साइड में भी नदी बह रही है, इस साइड में भी नदी बह रही है, तो ये मध्य का क्षेत्र कहलाता है दो आब क्षेत्र। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ऐसा ही एक क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य। देखिए यहाँ मैप में समझिए, बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थित है? तो बहमनी साम्राज्य ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। वर्तमान में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हम ले सकते हैं, वहां पर बहमनी साम्राज्य का शासन था। और कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है, वर्तमान कर्नाटक राज्य है, वो वाला क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का था। इनके मध्य में दो नदियां प्रवाहित होती थी, एक तो कृष्णा नदी और एक कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे कृष्णा नदी बह रही है और यहाँ से निकली तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब इसके मध्य का ये जो भूभाग है, ये भाग क्या कहलाता है? दो आप क्षेत्र कहलाते हैं। दो आप क्षेत्र की लड़ाई क्यों थी दोस्तों? क्योंकि ये जो भूभाग होता है दो आप क्षेत्र वाला, ये काफी उपजाऊ भूभाग होता है। अब इस क्षेत्र को लेकर, इस क्षेत्र का नाम क्या था? रायचूर। इस दो आप क्षेत्र का नाम था रायचूर। अब इस क्षेत्र को लेकर यहाँ पे लड़ाई होती। बहमनी साम्राज्य इस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता है, विजयनगर साम्राज्य भी रायचूर क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए इनका संघर्ष पूरे, जब तक इनका शासनकाल चला ना, तब तक इनका संघर्ष चलता रहा इस क्षेत्र के लिए, रायचूर वाले क्षेत्र के लिए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ संघर्ष की चीजें थी कि इनके मध्य हमेशा संघर्ष बना रहता था। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का। आप लोगों को लोकेशन भी पता चल गई होगी कि कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति थी। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्थिति थी। क्यों उत्पत्ति हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो यहाँ पे अटैक हुआ था, जो आक्रमण हुआ था, उसके विद्रोह में इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये अस्तित्व में आए थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो अपनी राजधानी को पुनः दिल्ली लेकर चले जाते हैं।
ये जो नवीन साम्राज्य दो उत्पन्न हुए थे, ये अपने स्थायित्व के लिए यहाँ पे संघर्ष करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं। और मेन इनका मुद्दा क्या था, ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा वाले भूभाग को जीतना। अब हम क्रमबद्ध रूप से विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे, उसके बाद में बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के बारे में, इसके संस्थापक कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, विजयनगर साम्राज्य। फाउंडर की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हुए हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, अब तक हमने जितने भी फाउंडर पढ़े उसमें केवल एक नाम पढ़ने को आता है, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है विजयनगर के बारे में तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का दोनों माने जाते हैं। हरिहर एवं बुक्का कौन थे, ये भाई भाई थे। ठीक है, और इन्होंने सम्मिलित रूप से ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, इसीलिए ऑप्शन में हरिहर एवं बुक्का निश्चित रूप से आएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर को हरिहर प्रथम के नाम से जाना जाता है, बुक्का को बुक्का प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हरिहर एवं बुक्का की भी एक स्टोरी है, उसे भी सुन लीजिए ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। हरिहर एवं बुक्का कौन थे, तो ये आपस में तो भाई भाई का रिलेशन था, ये ब्रदर थे। साथ ही साथ कांपिल्य एक वंश है, कांपिल्य एक राज्य है। कांपिल्य राज्य में ये मंत्री के पद पर थे। ठीक है, मंत्री थे, सामंत थे, अधीनस्थ। साथ ही साथ इनका रिलेशन भी था, रिश्तेदार भी थे यहाँ के शासकों के, कांपिल्य राज्य के। अब इस कांपिल्य राज्य में क्या होता है दोस्तों, इस कांपिल्य राज्य में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है यहाँ पे होता है मोहम्मद, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है इस वाले क्षेत्र में, कांपिल्य राज्य में। अब यहाँ पे तबाही तो मचा चुके होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, साथ ही साथ हरिहर एवं बुक्का जो कि कांपिल्य राज्य के मंत्री थे, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाते हैं, बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं हरिहर एवं बुक्का को। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। वहां जाकर क्या करते हैं, ये इनका धर्म परिवर्तित करवा देते हैं। धर्म परिवर्तन मतलब ये होते हिंदू हैं और धर्म परिवर्तन क्या हो जाता है इनका, ये इन्हें इस्लाम या मुस्लिम बना दिया जाता है, धर्म परिवर्तित करवा देते हैं। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। किनका, हरिहर एवं बुक्का का। काफी आक्रोशित होते हैं हरिहर एवं बुक्का, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का इतना बड़ा साम्राज्य था और ये निहत्थे थे, इनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था, तो उसका विरोध तो कर नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर आक्रोशित होते थे। एक बार हरिहर एवं बुक्का की मुलाकात किससे होती है, एक संत थे, नाम था उनका विद्यारण्य, उनका नाम था विद्यारण्य। इनसे इनकी मुलाकात होती है, आगे चलकर यही संत इनके गुरु बनते हैं हरिहर एवं बुक्का के। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम लिखेंगे संत विद्यारण्य, इनके गुरु थे। और विद्यारण्य ये जो गुरु थे, इन्होंने ही हरिहर एवं बुक्का को पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए कहा और इन्होंने प्रभावित होकर फिर से हिंदू धर्म को अपनाया। तो पहले तो क्या थे, हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्ट हुए मुस्लिम में, अब मुस्लिम से पुनः कन्वर्ट हो गए हिंदू में। ठीक है, और विद्यारण्य के प्रभाव से इन्होंने ही इन्हें प्रेरित किया और कहा कि आप लोग एक साम्राज्य की स्थापना करो और उस साम्राज्य का नाम होगा विजयनगर साम्राज्य। तो सब कुछ प्रेरणा उन्हें किससे मिली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुरु संत विद्यारण्य। तो गुरु का नाम लिखेंगे संत विद्यारण्य। तो ये कुछ स्टोरी होती है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे। ठीक है, कांपिल्य जो राज्य था वहां के मंत्री हुआ करते थे हरिहर एवं बुक्का दोनों ही। जब मोहम्मद बिन तुगलक का कांपिल्य राज्य में आक्रमण होता है तो वहां पे तबाही मचाते हैं, साथ ही साथ वहां के मंत्री हरिहर एवं बुक्का को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये हिंदू होते हैं तो मुस्लिम बनवाते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद हरिहर एवं बुक्का की मुलाकात संत विद्यारण्य से होती है और इनके प्रभाव से ही ये पुनः हिंदू धर्म को अपनाते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, इन्हीं की प्रेरणा से। तो गुरु का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, विद्यारण्य। तो ये नोट डाउन कर लेंगे, स्टोरी भी लिख लेंगे, क्योंकि यदि स्टोरी पता होगी ना तो चीजें इजीली याद हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर पड़ता है, तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे बाद में काफी प्रोग्रेस करते हैं, अपने क्षेत्र को विस्तारित करते हैं, उनका क्षेत्र लगभग श्रीलंका तक पहुंच जाता है। इतना ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में विजय हासिल करते हैं और अपने क्षेत्र को विस्तारित करते हैं विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का शासन हुआ था।
कितने वंश आए थे? 4 राजवंश। जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने 5 डायनेस्टीज पढ़ी क्रमबद्ध रूप से, गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, सैयद वंश पढ़ा और लोधी वंश। सभी वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य, ये वाला जो भूभाग है, कर्नाटक वाला क्षेत्र, और बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया था दक्षिण के क्षेत्रों में, ये तमिलनाडु, केरल, ये सारे भूभाग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। तो यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से 4 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से राजवंश हुए? लगभग 300 वर्षों तक शासन चला था विजयनगर साम्राज्य का। क्रमबद्ध रूप से सभी वंश शासन करते हुए आए थे। तो पहला वंश है संगम वंश। संगम वंश ने शासन किया। उसके बाद में सालू वंश आया, उसके बाद में तुलु वंश आया, उसके बाद में अराविडु वंश भी आया। ठीक है, अराविडु वंश। तो ये सारे राजवंश लिखेंगे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संस्थापक के नाम भी लिखेंगे। संगम वंश सबसे पहले स्थापित हुआ, चूंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की, तो उन्होंने ही संगम वंश की स्थापना की होगी, है ना? समझ में आ रहा है? हरिहर एवं बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, इस भूभाग को विजयनगर नाम दिया, तो यहाँ पे अपने वंश, किस वंश को लागू किया? संगम वंश को। और संगम कौन थे? इनके पिता का नाम था। इनके पिता के नाम पे अपने वंश की स्थापना की थी। संगम किसका नाम था? हरिहर एवं बुक्का के पिता का, इनके फादर का नाम था, और उनके ही नाम पर इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी, संगम वंश की। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी? तो कौन थे? वो भी हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अराविडु वंश। संस्थापक, संगम वंश के संस्थापक हुए हरिहर एवं बुक्का, सालू वंश के संस्थापक हुए नरसिंह सालू, तुलु वंश के संस्थापक हुए वीर नरसिंह, और अराविडु वंश के संस्थापक हुए तिरुमल। कौन हुए? तिरुमल हुए। इतना नोट डाउन कर लिया। अब हम आगे क्रमबद्ध रूप से विजयनगर साम्राज्य के वंशों को पढ़ने वाले हैं। पहले संगम वंश पढ़ेंगे, उसके बाद में सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश के बारे में पढ़ेंगे, इनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो संगम वंश को स्टार्ट करते हैं। संगम वंश, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1336 ईस्वी में। सन याद रखेंगे। किसने करी है? हरिहर एवं बुक्का ने की है। अभी हमने स्टोरी देखी है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने अभी सुनी और पढ़ी। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा संगम वंश की स्थापना की जाती है। संगम वंश, इस वंश की स्थापना अपने पिता के नाम पर ये करते हैं। इनके पिता का नाम था संगम, पिता थे संगम। ठीक है, कब से कब तक संगम वंश का शासन चला? तो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक संगम वंश का शासन चलता है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। कब से कब तक? काफी लंबा समय है, 1336 ईस्वी से 1485 संगम वंश का। ठीक है, पूरे राजवंशों का नहीं, ये तो लगभग चारों राजवंशों की यदि बात की जाए तो 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। लेकिन उसमें से संगम वंश ने, अकेले संगम वंश ने 150 वर्षों तक शासन किया है। 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक, लगभग 150 वर्षों तक। ठीक है, टोटल चारों वंशों की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य का शासन 300 वर्षों तक चला। केवल संगम वंश की बात की जाए तो केवल संगम वंश ने अकेले ही 150 वर्षों तक तो संगम वंश ने ही शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हरिहर एवं बुक्का। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य की यदि बात की जाती है तो सबसे पहले हरिहर एवं बुक्का का नाम आता है सामने। आगे चलते हैं। राजधानी इनकी पहले थी अनेगोंडी। क्या नाम था? अनेगोंडी। थोड़े से नाम अटपटे से हैं क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के नाम ना, इसीलिए थोड़े से अटपटे हैं, लेकिन फिर भी याद हो जाएंगे, बार बार बोलेंगे तो। अनेगोंडी पहले राजधानी थी, लेकिन उसके बाद में चेंज होकर क्या हो गई? विजयनगर राजधानी हो गई। विजयनगर, इस शब्द का अर्थ क्या है? जीत का शहर, जीत का शहर। ठीक है, तो पहले राजधानी थी अनेगोंडी, उसके बाद में राजधानी को परिवर्तित किया गया और विजयनगर को राजधानी बनाया गया। विजयनगर इस क्षेत्र का वर्तमान नाम हम्पी है और ये कर्नाटक में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका हम्पी है। हस्तिनावती भी इसे कहा जाता है। हम्पी का एक और नाम क्या है? हस्तिनावती। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे विजयनगर के। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी का एक और नाम है हस्तिनावती। हस्तिनापुर नहीं, हस्तिनावती। हस्तिनापुर जो महाभारत वाला था
वो यूपी में पड़ता है, ठीक है, मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। यूपी के मेरठ जिले के अंतर्गत हस्तिनापुर आता है, जो कि महाभारत वाला था। ये संगम वंश वाला हस्तिनावती है, ठीक है, जिसका शॉर्ट नाम हम्पी है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो याद रखना, विजयनगर का अर्थ क्या है, जीत का शहर। संगम वंश के प्रमुख शासकों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शासक हुए संगम वंश के। तो प्रमुख शासक किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम संगम वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे क्रमबद्ध रूप से, जैसे हमने खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश के बाद में अन्य वंश पढ़े ना, उसी तरीके से हम ये क्रमबद्ध रूप से पढ़ने वाले हैं। अभी संगम वंश की बात हो रही है, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम वंश की बात हो रही है, जिसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं। तो प्रमुख शासक कौन कौन हुए, प्रमुख शासक जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इनका शासनकाल का समय भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख शासक हुए हरिहर प्रथम। देखिए दोनों भाई भाई थे, उसमें बड़े भाई जो थे वो हरिहर थे, बुक्का छोटे भाई थे, इसीलिए जो पहले शासक बने वो हरिहर बने, उसके बाद में बुक्का बनते हैं, ठीक है। हरिहर की मृत्यु के बाद में हरिहर को हरिहर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, तो हरिहर प्रथम प्रमुख शासक हुए। उसके बाद में बुक्का हुए, बुक्का प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है हरिहर प्रथम की, फिर बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य के शासक बनते हैं। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और अंतिम शासक होते हैं विपुराक्ष द्वितीय, ठीक है। तो ये प्रमुख शासक हैं संगम वंश के। विजयनगर साम्राज्य का जो पहला वंश था संगम वंश, उसके प्रमुख शासक क्या क्या नाम है, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और विपुराक्ष द्वितीय, ये शासक होते हैं। इनका शासनकाल देख लेते हैं। वैसे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, एक एक के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी देखेंगे हम इन शासकों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, वहीं शासनकाल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नोट डाउन कर लीजिए आप अभी भी। तो हरिहर प्रथम जो कि संगम वंश के संस्थापक होते हैं, तो कब से कब तक शासनकाल होता है इनका, 1336, संगम वंश का स्थापना काल 1336 ईस्वी से 20 सालों के लिए शासन करते हैं हरिहर प्रथम। तो 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। कब से कब तक रहता है, 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक हरिहर प्रथम का शासन रहता है 20 वर्षों के लिए। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1356 ईस्वी में, तो बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य के शासक बनते हैं और इनका शासन चलता है 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक, 1377 तक, 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक बुक्का प्रथम का शासन चलता है। बुक्का प्रथम के बाद में हरिहर द्वितीय, इनका शासन चलता है। तो इनका शासन कब से तक चलता है, 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। फिर बुक्का द्वितीय आते हैं। बुक्का द्वितीय का 1404, काफी कम समय के लिए बुक्का द्वितीय शासक बनते हैं, काफी कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1404 ईस्वी से 1406 ईस्वी, केवल 2 वर्षों के लिए शासन रहता है और शासनकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है बुक्का द्वितीय की। पढ़ेंगे हम इनके बारे में। देवराय प्रथम, तो फिर अगले शासक बनते हैं देवराय प्रथम, 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक इनका शासन चलता है देवराय प्रथम का। देवराय द्वितीय काफी शक्तिशाली शासक हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में जानकारियां पढ़ेंगे हम। 1422 ईस्वी से इनका शासन चलता है देवराय द्वितीय का, तो ये चलता है 1446 ईस्वी तक, ठीक है, 1446 तक। मल्लिका अर्जुन उसके बाद में शासक बनते हैं, तो 1486 से इनका शासनकाल चलता है मल्लिका अर्जुन का,
कब तक चलता है? 1465 ईस्वी तक। और लास्ट में विपराक्ष द्वितीय होते हैं, जो कि संगम वंश के अंतिम शासक हुए। किस वंश के? संगम वंश के अंतिम शासक हुए थे विपराक्ष द्वितीय। इनका शासन चलता है 1465 ईस्वी से स्टार्ट होता है तो 1485 ईस्वी, है ना, जो कि संगम वंश का अंतिम समय है, तब तक इनका शासन चलता है। तो ये है इनके शासनकाल के समय। तो ये पूरा पॉइंट ऐसे नोट डाउन कर लेना। हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। बुक्का प्रथम का 1356 से 1377 ईस्वी तक। हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। बुक्का द्वितीय का 1404 ईस्वी से 1406 ईस्वी, केवल 2 वर्षों के लिए शासन होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में देवराय प्रथम शासक बनते हैं, जो कि 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन करते हैं, है ना, 1422 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक इनका शासन रहता है, देवराय द्वितीय का। उसके बाद में मल्लिकार्जुन शासक बनते हैं, जो कि 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद में विपराक्ष द्वितीय, जो कि 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक संगम वंश को संभालते हैं, तब तक शासन करते हैं। और ये अंतिम शासक होते हैं संगम वंश के, जिनके बारे में अगले लेक्चर्स में हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए। उसके बाद में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ लेक्चर की रूपरेखा थी। हम दोनों ही साम्राज्य को क्रमबद्ध रूप से डिस्कस करने वाले हैं। दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं। जब उत्तर भारत के क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से तुगलक वंश चल रहा था, 14th सेंचुरी की बात है, 14वीं शताब्दी की बात है। उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? तो दक्षिण भारत में 2 नवीन साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति हो गई थी, ये अस्तित्व में आए थे। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।